दावोस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सज्जन भारती मित्तल, जो भारतीय एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन हैं। सर, वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। सर, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आपको कैसी लग रही है? क्या अपॉर्चुनिटीज़ जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो आपको लग रहा है इंडिया के अंदर इस समय है? देखिए, इंडिया की स्टोरी जहाँ तक है, एक रिकग्नाइज स्टोरी है कि ये सबसे फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जो कि 6.5, 6.7, 7 तक भी गई है। अभी कुछ थोड़े स्लो डाउन में 6.5 तक है। तो इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। तो ये लोगों को इंटरेस्ट इंडिया में है। मैं कई लोगों से बात की, कई लोगों को मिला हूँ। इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे जो इस सरकार ने एक मेक इन इंडिया के तहत जो एक मुहिम चलाई थी, वो अब हम देख रहे हैं कि वो सक्सेस के रूप में जा रही है। हमारा कभी ये मानना था कि शायद इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बस मिस कर गया है, और कई बारी कर भी गया था। पर अब एक बिल्कुल फोकस्ड होकर एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है, उसमें हम देख रहे हैं बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। फिर ईवी, रिन्यूएबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जब सब चीज़ें को हम देखते हैं, क्लियरली है कि अगर किसी कंपनी को ग्लोबल एक्सपेंशन करना है, इंडिया उसके पोर्टफोलियो में होगा ही होगा। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप देखेंगे कि अब जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो चाहती हैं कि एक सेकंड बेस हो चाइना के अलावा। तो इंडिया इज़ ए परफेक्ट प्लेस उनके लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री, यंग पॉपुलेशन, कंजम्पशन, स्टेबल गवर्नमेंट, थर्ड टाइम गवर्नमेंट, एंड वेरी फोकस्ड गवर्नमेंट ऑन दिस। सो आई थिंक ये जो सब, अगर आप इनको सम अप करेंगे, इनको पिरोएंगे एक तार में इन सब पर, तो इंडिया की एक स्टोरी। लेकिन सर, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है वर्ल्ड वाइड। 2 वॉर्स अभी भी चल रही हैं। यूएस के अंदर नया ट्रांजिशन हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने हैं, टैरिफ्स की बात हो रही है। तो सर, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? दूसरा सर, इन्फ्लेशन, जो वर्ल्ड वाइड एक कंसर्न है। देखिए, थोड़ा कंसर्न तो रहेगा जियो पॉलिटिक्स में हमेशा, क्योंकि आप लिंक्ड हैं। एक आइसोलेशन में तो नहीं हमारी इकॉनमी चलती, हम लिंक्ड हैं। बट हमारा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट, जिस तरह के हमारे रिलेशनशिप हैं, आप यूएस को ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, यूके को ले लीजिए, एक अच्छे रिलेशनशिप हैं। और मेरा मानना है कि जब एक इंटर कंट्री डिस्कशन रहेगा, टैरिफ हो या किसी चीज़, तो एक समझौता हो कि जो कि दोनों के लिए विन विन होगा। तो मेरा मानना है कि हमारी लीडरशिप की ये कैपेसिटी है कि वो एक ऐसा अरेंजमेंट होगा कि इंडिया के लिए भी विन विन ही होगा। चैलेंजेस थोड़ी ग्लोबली ज़रूर हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो इन्फ्लेशन पे इफ़ेक्ट करेंगी। ग्लोबल भी इंडिया में इन्फ्लेशन भी थोड़ी बढ़ेगी, बट वो एक टेम्प्रेरी है। और हमारा मानना है कि जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सेटल भी होगा। जो आज वॉर्स जो चल रही हैं, उम्मीद करते हैं, और एक आई वुड से इनिशियल सिग्नल्स भी दिखते हैं कि ये शायद कुछ आने वाले जल्दी समय में ये इसको रिजॉल्व करेंगे। सर, टेलीकॉम में आप इतना बड़े प्लेयर हैं सर, 5G टेलीकॉम की जो बात है, लेकिन जो टैरिफ वॉर जो हमने देखा पहले, अब आपको लग रहा है कि जो हम दुनिया में सबसे सस्ता टेलीकॉम सर्विस दे रहे हैं, वो एरा अब एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आज भी सबसे सस्ता दुनिया में इंडिया में ही है। हाँ। और हमारी कंजम्पशन आप देखिए कितनी ज़्यादा है। तो जो एक इंडिया का आरपू है आज, हमारा मानना है कि ये आरपू 300 रुपये तक जाना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो हम हमेशा कहा, आज भी कहते हैं, क्योंकि टेलीकॉम आज एक बैकबोन है डिजिटल इंडिया की। टेलीकॉम कंपनीज़ को भी हेल्दी रहना पड़ेगा उसके लिए, और उसमें हम ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना बहुत अहम रोल अदा किया है कि इस सेक्टर को थोड़ी हेल्दी करें। तो टैरिफ वॉर की बात नहीं है। टैरिफ, हमारा मानना है कि अब प्राइवेट कंपनीज़ और BSNL एक सेटल हो गया है, करीब 4 कंपनीज़ रह गई हैं। तो टैरिफ ऑन ए सेकुलर बेसिस ऊपर जाना चाहिए। पूरे हेल्थ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको मालूम है, 4G के बाद 5G है। तो ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स तो तभी रहेंगी अगर इसकी हेल्थ ठीक रहेगी। सर, इसके साथ साथ जो स्पेस टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, एलन मस्क इंडिया आना चाह रहे हैं, एक बड़ा
डिस्कशन इस स्पेस में काफ़ी कुछ है। क्या लग रहा है सर, किस तरीके का फ्रेमवर्क यहाँ रहेगा और जो सैटेलाइट टेलीकॉम है वही अब फ्यूचर होगा? नहीं, देखिए, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क आज इंडिया के गोशे गोशे में है और जो कहीं जहाँ अनकनेक्टेड हैं उसको सैटेलाइट कवर करेगा। रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ नहीं पहुँच सकते, मैरीटाइम है, डिफेंस है, उसको करता है। वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है और हमारा मानना है कि हम भी रेडी हैं। हमारी सैटेलाइट कंपनी है, हम रेडी हैं। हमारे 2 ऑलरेडी गुजरात और तमिलनाडु में हमारे बेस स्टेशन तैयार हैं। तो जैसे ही स्पेक्ट्रम का इशू रिजॉल्व होगा, और इंडस्ट्री की सिर्फ यही मांग है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और अर्बन एरियाज़ में एक अलग, और क्योंकि जहाँ अनकनेक्टेड हैं वो एक अलग उसका होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि बाहर कैसे होता है, वो टेरेस्ट्रियल कंपनियों से आके हाथ में लाते हैं। वैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड है इंडस्ट्री की, दैट्स ऑल। बाकी कंपटीशन, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ कंपटीशन। राइट। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हम भी टेक्नोलॉजी में रहे हैं और टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, उससे नहीं है, पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की। So last question to you on artificial intelligence. It's a buzzword in Davos. How do you see in telecom sectors? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ हेयर टू स्टे नाउ, एज दे से इट। ये आहिस्ता आहिस्ता एक नया आ रहा है। मैं जहाँ भी यहाँ देख रहा हूँ AI की ही चर्चा है। टेलीकॉम में भी इसकी आएगी, तो हमें इसको अडॉप्ट करना है, हमें इसको मैनेज करना है कि ये एक ठीक ढंग से इसकी एंट्री हो। Some jobs will be displaced, but new jobs will also be created. True. So AI will help in also bringing new generation of entrepreneurs, the work productivity. So वो सब इसमें help करेगा. Thanks for joining the business, sir. Thank you. Thanks for giving. Thank you. Thank you, sir.